आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंक्चुएशन, जिसका मतलब होता है विराम चिन्ह, लेकर आ गए हैं, जो कि सभी क्लासेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंक्चुएशन। तो देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना है। पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह जिसको हम पंक्चुएशन कहते हैं, वे प्रतीक हैं, वे सिंबल हैं जो लिखित पाठ, कोई भी रिटन लेसन या कोई रिटन मैटर है, उसको अर्थपूर्ण मींस मीनिंगफुल और समझने योग्य मतलब अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे वाक्य कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म होता है, कब रुकना है या कब क्वेश्चन पुटअप करना है या कब विस्मय व्यक्त किया जाना है, इन सब चीजों के बारे में हमको पंक्चुएशन बताता है। पंक्चुएशन मार्क हमें ये बताता है कि जैसे कि वाक्य कहां से शुरू करना है और कब खत्म करना है, सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से होती है और उसकी एंडिंग कब होती है, कब रुकना है, जब थोड़ा पॉज देते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, कब हमें थोड़ी देर तक रुकना होता है, या कब हमको क्वेश्चन पूछना है या विस्मय व्यक्त करना है। विस्मय मतलब होता है एक्सक्लेमेशन, कब एक्सक्लेमेशन का यूज करना है। इन सब चीजों के विषय में हमको पंक्चुएशन इंफॉर्मेशन देता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स जो हमें पढ़ने हैं, तो द इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स आर एज फॉलो। फॉलो मीन्स निम्नलिखित। अब ये निम्नलिखित कुछ पंक्चुएशन मार्क्स है जिसके बारे में हमको स्टडी करना है। ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप मीन्स ये सिंबल है उसका, कॉमा ये कॉमा का सिंबल है, सेमीकोलन एक डॉट फिर ये कॉमा करके लग गया है, कोलन दो बार डॉट करके लिखा हुआ है, ये कॉलन है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल है, हाइफन छोटा सा एक डैश बनाया गया है और डैश जो कि थोड़ा बड़ा है हाइफन के कंपैरिजन में। एपोस्ट्रोफ कब यूज किया जाता है, एपोस्ट्रोफ का सिंबल है। फिर डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कब लगाया जाता है, कब डबल इन्वर्टेड कॉमा और कब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल है। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क जो कि हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, वो ध्यान दीजिएगा। अब है इतने सारे, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स की हम स्टडी करते हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट है फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप का यूज हम कहां करेंगे? फुल स्टॉप का यूज सिंपल स्टेटमेंट के लिए किया जाता है। सिंपल स्टेटमेंट मतलब असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एग्जांपल्स हम इस बात को समझते हैं। राम इज अ गुड बॉय, पीछे ये फुल स्टॉप लगा दिया गया, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में लग गया। प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप आ गया। अब प्लीज से क्या पता चला, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ही इज नॉट इंटेलिजेंट, अब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, तो इसके पीछे भी फुल स्टॉप आ गया। शट द डोर, अब ये क्या है, इंपेरेटिव है, तो इसके पीछे भी फुल स्टॉप लगा दिया गया। कहने का मतलब जो अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंपेरेटिव होगा, उसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप का यूज कर देना है। नेक्स्ट, नोट मतलब विशेष बात, कुछ खास बात है। इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। अगर जो हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का है, ऑप्टेटिव का है, एक्सक्लेमेटरी का है, तो उसके लास्ट में आप बिल्कुल भी फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अब गॉड ब्लेस यू, अब ये क्या है, गॉड ब्लेस यू, अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है आशीर्वाद वाले वाक्य, या जिसमें हम इच्छा प्रकट करें, जिसमें हम कुछ इच्छा प्रकट करें या किसी को आशीर्वाद दें, उसको ऑप्टेटिव कहते हैं। अब ऑप्टेटिव के अंत में अगर आपने फुल स्टॉप लगाया तो आपका आंसर गलत हो गया। आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप कहेंगे कि एक्सक्लेमेटरी में भी बता रहे हो कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कह रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, बिल्कुल ठीक। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी, दोनों में आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों में लगता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ये माना जाएगा, इसके पीछे फुल स्टॉप नहीं लगेगा बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा।
और व्हाट इज योर नेम, तो ये तो पहले ही सही है। अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते तो गलत हो जाता मामला। व्हाट इज योर नेम और फुल स्टॉप लगा देते तो गलत हो जाता। तो ये सही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, तो व्हाट इज योर नेम ये तो बिल्कुल सही है। अगर व्हाट इज योर नेम हमने फुल स्टॉप लगा दिया तो गलत माना जाएगा। ये देख लीजिए, अगर व्हाट इज योर नेम के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया तो गलत है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको इंट्रोगेटिव मार्क चाहिए, फुल स्टॉप नहीं चाहिए। फिर व्हाट अ बॉय यू आर, इसके पीछे फुल स्टॉप लगा दिया तो ये भी गलत है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। व्हाट अ बॉय यू आर, क्या लड़के हो तुम, ठीक है ना। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। और अगर फुल स्टॉप लगाओगे तो गलत है। मतलब इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता है, ये कहने का मतलब है। एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी भी शब्द का जो संक्षिप्त रूप होता है, किसी भी वर्ड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको एब्रीविएशन कहते हैं। उसमें भी फुल स्टॉप का यूज करते हैं। किसी भी वर्ड का अगर शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो भी एब्रीविएशन का यूज करोगे। जैसे बीए, अब ये दोनों में डॉट लगेगा, दोनों में फुल स्टॉप लगेगा। एमए, यूएसए मतलब द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें जो वर्ड है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फुल फॉर्म वाला वर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें भी आपको फुल स्टॉप का यूज कर देना है। और लिखा हुआ है कुछ और एब्रीविएशंस हैं जिनमें आपको फुल स्टॉप का यूज करना है, जैसे एएम है, पीएम है, ईजी मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें भी आपको फुल स्टॉप मतलब डॉट का यूज कर देना है, फुल स्टॉप का यूज करना है। ये भी कुछ एब्रीविएशंस है जो फुल फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉमा। कॉमा मतलब होता है थोड़ी देर के लिए जब ठहराव दिया जाए, जहां कम ठहरने की आवश्यकता होती है, थोड़ी देर के लिए जहां हम ठहरने की बात करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, वह कॉमा का यूज करते हैं। अब हम इस कुछ रूल्स को देख के समझते हैं। लेट्स ईट ग्रैंडफादर, अगर हम इसी सेंटेंस को देखें तो इसका मतलब निकल रहा है चलो या आओ हम। लेटस की हिंदी होती है आओ हम चलो हम। लेटस का मतलब होता है आओ हम चलो हम। आओ हम लोग खा जाएं, किसको, दादाजी को। चलो हम लोग सब मिलकर खा जाएं दादाजी को। तो ये वाक्य तो भाई इलॉजिकल है, गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए लेट अस ईट, चलो हम लोग खाएं। अब कॉमा का देखिए कितना ज्यादा मतलब आपको एडवांटेज मिल रहा है। लेट अस ईट, चलो हम लोग खाएं दादाजी। दादाजी चलो हम लोग खाना खाएं, या चलो सब लोग मिलकर दादाजी खाना खाएं। तो ये कॉमा का आपको पता चल गया कि थोड़ा सा गड़बड़ होने से पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो मीनिंगफुल सेंटेंस है वो मीनिंगलेस बन जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वी सेपरेट डेट फ्रॉम ईयर, अगर हम साल से डेट को अलग करते हैं, अगर डेट और ईयर लिखा हुआ है उसमें हमको अलग करना है डेट को, तो भी हमें कॉमा का यूज करना पड़ता है। देखिए व्हेन वी सेपरेट, जब हम अलग करते हैं क्या, तारीख, दिनांक, किससे, साल से। जब हम साल से डेट को अलग करते हैं तो भी, अब जैसे लिखा है गांधी जी वाज बॉर्न, यहां पर आप बॉर्न लिख लें, थोड़ा वाज बहुत पास में हो गया है, समझ लीजिएगा। ये गांधी जी, थोड़ा स्पेस दे लीजिएगा। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869। आप जो मेन फोकस है वो ये देखिएगा, अक्टूबर 2 मतलब क्या हो गया, एक डेट हो गई, और 1869 क्या हो गया, ईयर हो गया। तो डेट को ईयर से सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज करते हैं, बस इतनी सी बात है। आप यहां पर पूरा फोकस रखो। अक्टूबर 2 तो ये क्या हो गई, डेट, और 1869 क्या हो गया, ईयर। तो डेट को ईयर से अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज कर दिया जाता है। बस इस पे आप पूरा फोकस रखें। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के कई शब्द एक के बाद एक आए तो अंतिम दो शब्दों को एंड से जोड़कर बाकी सभी शब्दों के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, अगर बार बार पार्ट ऑफ स्पीच आते जाएं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब बार बार नाउन, बार बार प्रोनाउन, बार बार वर्ब, या बार बार एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हो रहा है, तो जितनी बार नाउन आएंगे उतनी बार कॉमा लगेगा, और लास्ट के जो दो वर्ड है उसमें एंड लगा दिया जाता है। अभी चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, अगर बार बार क्रिया आ रही है, एक ही सेंटेंस में 4-5 बार हम वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो हर वर्ब के बाद कॉमा लगाना है। लेकिन जो आखिरी के दो वर्ड हैं
उनको एंड से जोड़ देना है। ये कहने का मतलब है अगर एक ही पार्ट ऑफ स्पीच बार बार आए तो अंतिम दो शब्दों को एंड से जोड़ो और बाकी जितने बार वो वर्ड आ रहा है नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एडजेक्टिव का उसमें कॉमा का यूज करो। जैसे राम, मोहन, चौहान, करीम एंड जैक आर गुड स्टूडेंट्स। देखिए अब ये बार बार संज्ञा आ रही है, नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन। राम, मोहन, सोहन, करीम एंड जैक, बार बार नाउन आ रहा है तो मेरे को बार बार कॉमा का यूज करना पड़ रहा है। ठीक, और लास्ट वाले को एंड से जोड़ दो। करीम और जैक को हमने कैसे जोड़ दिया? एंड से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कॉमा का यूज, ये वाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इंटेलिजेंट, लेबोरियस, ऑनेस्ट एंड काइंड। अब ये बार बार एग्जेक्टिव का रिपीटेशन हो रहा है। इंटेलिजेंट एग्जेक्टिव, लेबोरियस एग्जेक्टिव, ऑनेस्ट एग्जेक्टिव, काइंड एग्जेक्टिव, सेम पार्ट ऑफ स्पीच आ रही है। तो अंतिम दो वर्ड्स को तो मैंने एंड से जोड़ दिया, बाकी जो एडजेक्टिव है उसको मैंने कॉमा में डाल दिया। तो अगर बार बार वर्ब, बार बार नाउन, बार बार एडजेक्टिव, बार बार प्रोनाउन आता है, सब कॉमा लगेगा, अंतिम दो वर्ड को एंड से जोड़ देंगे। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस में यस और नो लिखा है तो यस और नो के बाद 100% कॉमा लगेगा। मगर कब? जब यस नो के बाद कोई सेंटेंस भी लिखा हो, यस और नो लिखा हो और उसके आगे कोई और सेंटेंस लिखा हो, तो यस नो के बाद आपको कॉमा लगा लेना है। ध्यान दीजिएगा, यस नो के बाद कॉमा का यूज अवश्य होता है। आप कंपलसरी है कि कॉमा का यूज करना बहुत जरूरी है यस नो के बाद। जब इनके बाद कोई सेंटेंस आता है, जब इनके बाद अगर कोई और वाक्य लिखना है यस नो के बाद, तो यस लिखने के बाद पहले कॉमा, तब अगला वाक्य लिखो। नो, नो लिखने के बाद कॉमा, तब आगे का वाक्य लिखेंगे। तो इन सब चीजों पर भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, अब इसी में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हम समझा दे रहे हैं आपको। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दोनों समझा दे रहे हैं। देखिए, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो आपने डायरेक्ट स्पीच में पढ़ा भी है, नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में पढ़ा है। जैसे उसने कहा, अब उसने कहा, जो कुछ कहा, जो कुछ बोला, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चला जाएगा और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करना। सी सेड, उसने कहा, क्या कहा, पहले कॉमा लगेगा तब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो कुछ वो बोलेगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगा। फिर देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब क्या कहा? जो कुछ कहा, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या लग जाएगा? कॉमा का यूज कर देंगे। आप ध्यान रखिए कब कॉमा लग रहा है, कब इन्वर्टेड कॉमा लग रहा है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई डू नॉट लाइक यू, ये जो कुछ उसने बोला वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चला गया। ही आस्क्ड मी, अब ये कॉमा और फिर व्हाट आर यू डूइंग, ये पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगा। देखो, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, कॉमा और जो कुछ वो बोलेगा वो पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो जाएगा। जो कुछ वो बोलेगा, कहेगा, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। नेक्स्ट रूल, पार्टिसिपल फ्रेज को वाक्य के शेष भाग से अलग करने में, ये वाक्य लिखा है, ध्यान दीजिएगा। पार्टिसिपल जो होता है, वो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो, उसको वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। अब मेरे से समझोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, वो सब छोड़िए। आप देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो अगर आप ऐसे समझ लो, अगर कभी भी हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से अगर आगे हैविंग हो तो जीवन भर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस का प्रारंभ हैविंग से हो रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी गारंटेड है। तो अगर उसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से अगर सेंटेंस का प्रारंभ होता है तो उसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल से वाक्य की स्टार्टिंग होती है, मतलब हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से, तो कॉमा जरूर लगेगा दूसरे वाक्य शुरू करने से पहले, जो कि ये मैंने कॉमा लगा दिया शूज के बाद, शूज के बाद मैंने कॉमा लगा दिया। और दूसरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर आईएनजी से कोई सेंटेंस प्रारंभ हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाएगा। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है तो दूसरा वाक्य लिखने से पहले भी हम कॉमा का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है, आईएनजी से शुरू हो रहा है, तो जब पहला वाक्य खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तुरंत कॉमा लगाएंगे, तब दूसरा वाक्य लिखेंगे, इसलिए यहां कॉमा लगा। आप ये याद रखो, अगर आईएनजी से शुरू हो और दो अलग अलग वाक्य हो तो कॉमा लगेगा, तब दूसरा वाक्य लिखेंगे।
और हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से दो अलग अलग वाक्य हो तो पहला वाक्य खत्म होने के बाद कॉमा लगेगा, तब दूसरा लिखेंगे। नेक्स्ट, यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब डिपेंडेंट क्लॉज से होता है तो पहला वाक्य फिनिश होने के बाद कॉमा का यूज करते हैं। अब ये भी समझ लीजिएगा, अगर कोई दो वाक्य हैं उसमें एक में सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, तो वो जब खत्म हो जाएगा तब तुरंत कॉमा लग जाएगा, जैसे पार्टिसिपल में आपने देखा। अब ये देखिए डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। देखिए अगर कोई भी सेंटेंस व्हेन, व्हाइल, अनटिल, सिंस, एज लॉन्ग एज, इफ, अनलेस इन शब्दों से शुरू होता है कोई भी वाक्य तो उसमें कॉमा 100% लगेगा। इफ से हो, सिंस से हो, एज लॉन्ग एज से हो, अनलेस, अनटिल, व्हाइल से हो तो उसमें कॉमा का यूज करेंगे दूसरा वाक्य लिखने से पहले। जैसे इफ इट रेन्स, अब कॉमा लगाओ तब दूसरा वाक्य लिखो, तो ये है कॉमा का यूज। सिंस शी वाज लेम, चूंकि या क्योंकि वह लंगड़ी थी, फिर कॉमा तब जाकर दूसरा वाक्य लिखेंगे, क्योंकि जब सेंटेंस का प्रारंभ सिंस, इफ, अनलेस, अनटिल, एज लॉन्ग एज, अनलेस इन शब्दों से शुरू होगा तो एक वाक्य खत्म होने के बाद कॉमा तब अगला वाक्य लिखेंगे। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब विस्मयादि बोधक का चिन्ह कब लगाया जाता है। देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो और सरप्राइज। हम समझाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब होता है कि जब हम सेंटेंस में सुख, दुख या आश्चर्य का भाव प्रकट करें, जब हम सेंटेंस में सुख, दुख या आश्चर्य का भाव प्रकट करें तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। उसके लिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे हाउ, व्हाटे, हुर्रा, ब्रेवो, एलास, ओह, आह, आउच, ऐसे शब्द कुछ हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ठीक है, इनमें जरूर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। जैसे एलास के बाद लगा देंगे, हुर्रा के बाद लगा देंगे, ओह के बाद, व्हाटे के बाद, ठीक है, व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म, ये देखिए लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये सब लगा रहेगा। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें भी एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा रहेगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा रहेगा। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता आपके कदम चूमे, सफलता आपके कदम चूमे। ठीक है, तो मे सक्सेस किस योर फीट, मे सक्सेस किस योर फीट, सफलता आपके कदम चूमे। तब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें आशीर्वाद दिया जाता है या इच्छा प्रकट की जाती है, इसमें भी एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा, जो कि हम पहले ही बता दिए। मे यू लिव लॉन्ग, तो आपकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, तो इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है। मे करके हो, मे गॉड करके हो, ठीक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इनमें भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम देखते हैं कैपिटल लेटर का यूज, कहां पर हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, मतलब बड़ा अक्षर का यूज हम कब करते हैं। तो निम्न कंडीशन में यहां लिखा हुआ है, कुछ कंडीशंस है जिसमें हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। अगर वाक्य के प्रारंभ में, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका पहला अक्षर हम कैपिटल से बनाएंगे। हरी गोज टू द मार्केट, तो हरी का देखो एच कैपिटल बन गया है, पहला अक्षर, शब्द का पहला अक्षर। नेक्स्ट, डायरेक्ट स्पीच का प्रथम शब्द लिखने में, मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें वर्ड का पहला अक्षर, ये देखिए मोहन सेड टू मी, अब जो कुछ उसने कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चला गया, जो कुछ बोला तो वो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चला गया, और उसको इन्वर्टेड कॉमा का ये मार्क है, सिंबल है, आपने देख लिया, और यहां कॉमा भी लगेगा। रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने में ये बीच में कॉमा लग गया है। अब मेन चीज बताया जा रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका जो पहला वर्ड होता है उसका पहला अक्षर, ये देखो डब्ल्यू बड़ा बन गया, यही वो समझाना चाहता है बस। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वर्ड होता है पहला वर्ड, उसका पहला अक्षर लेटर वो कैपिटल से होता है। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर लिखते समय, देखिए अगर कोई प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या जगह का नाम या कोई चीज का नाम, जैसे हरीज, तो ये प्रॉपर नाउन है, एच बड़ा बन गया। इंग्लिश
ई बड़ा बन गया, इंडियन आई बड़ा बन गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, रशियन ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया, तो आर मैंने कैपिटल बना दिया। और ये इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है, सब्जेक्ट स्मॉल लेटर लेकिन लैंग्वेज कैपिटल लेटर, भाषा कैपिटल लेटर, सब्जेक्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, सब्जेक्ट स्मॉल लेटर, लैंग्वेज कैपिटल लेटर से होता है, जो लैंग्वेज होती है कोई भी भाषा वो कैपिटल लेटर से होती है। नेक्स्ट, यदि प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव कई शब्दों का हो, यदि जो प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर एडजेक्टिव उसमें 2 या 3 शब्द आ जाए, अब जैसे महात्मा गांधी, अब ये महात्मा गांधी, अभी भाई 2 बार हो गया प्रॉपर नाउन, तो दोनों बार एम और जी दोनों बड़ा बन गया। अब रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्र का आर, नाथ का एन, टैगोर का टी, सब कैपिटल बनाना पड़ेगा। रेड इंडियन, अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव है लेकिन 2 शब्द हो गया, एक आर एक आई, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है लेकिन 2 शब्द हो गए, तो दोनों कैपिटल बनेगा, ये समझा रहा है। नेक्स्ट, ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए नाउन और प्रोनाउन लिखने में पहला अक्षर, भगवान के लिए कोई भी शब्द हो, अगर गॉड आगे हो, पीछे हो, आखिरी में हो, वो तो कैपिटल बनेगा, लेकिन गॉड के लिए अगर कोई प्रोनाउन वगैरह आता है तो, या नाउन वगैरह आता है तो वो भी कैपिटल बनेगा। मे गॉड, ये देखो गॉड का जी तो बड़ा ही बनेगा, और ये पहला अक्षर है एम, मे का एम, वो भी कैपिटल बनेगा। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ठीक है, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए, तो ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा प्रकट की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, अब ये ऑलमाइटी माने सर्वशक्तिमान, ये ऑलमाइटी किसके लिए बोला जा रहा है? भगवान के लिए, गॉड के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, तो ऑलमाइटी भगवान के लिए, इसलिए ए को मैंने कैपिटल बना दिया, ए आपका कैपिटल लेटर का बन गया। हैव फेथ, विश्वास रखो किसमें? भगवान में, गॉड में, उस अल्लाह में, खुदा में, तो ए कैपिटल बन गया। ट्रस्ट हिम ऑलवेज, हमेशा उस पर विश्वास रखो, तो हिम जो है गॉड के लिए है, तो हिम गॉड के लिए, इसलिए एच को कैपिटल बना दिया गया, ये ध्यान रखना है आपको। गॉड के लिए अगर कोई भी प्रोनाउन या नाउन आ रहा है तो वो भी कैपिटल बनेगा। प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ लिखने में, आई अगर कभी भी अकेला आए सेंटेंस में, चाहे बीच में, चाहे आखिरी में या पहले, वो कैपिटल बनेगा। देखिए, आई शैल हेल्प यू इफ आई कैन, आई शैल हेल्प यू इफ आई कैन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर कर सकता हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो मैं तेरी मदद करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा बात को, आई कैपिटल है, फिर आई कैपिटल है, क्योंकि आई अगर अकेले आता है, अकेले आई, अकेले, उसके साथ कुछ और स्पेलिंग ना जोड़ा जाए, वो अकेले आता है तो आई कैपिटल बनता है, कहीं पर भी लिखा हो। और ओ एच करके कुछ भी लिखा हो और वहां विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हो, तो ओ को हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है। दिनों में, महीनों में, मेलों में, त्योहारों के नाम का पहला अक्षर, कोई त्योहार का नाम है वो भी बड़ा, कोई मेला है वो भी बड़ा, दिन और महीने का नाम भी कैपिटल से लिखा जाता है। डे हो, मंथ हो, कोई फेयर हो, मेला हो, या फेयर, ये मेला लिखा हुआ है, मेला, और जो भी मेले का नाम है वो सब कैपिटल से हो रहा है, ठीक है ना। तो और त्योहार का नाम भी आपको कैपिटल से लिखना पड़ेगा, तो चाहे महीने का नाम हो, दिन का नाम हो, कोई मेला का नाम हो या कोई त्योहार हो, इनको आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। कोई बुक का नेम हो, पोयम का नाम हो, समाचार पत्र हो, लेख हो, आर्टिकल, कोई लेसन हो, कोई स्टोरी हो, कोई एस्से हो, या कोई टाइटल दिया हो, कोई अनसीन पैसेज ही कर रहे हो, आपको कोई टाइटल लिखना हो, तो इसमें पहला अक्षर आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। अब द महाभारत, एम आपने बड़ा लिख दिया क्योंकि वो बुक का नाम है। गीता, जी बड़ा हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार का नाम, इसलिए टी बड़ा बन गया। इंडिया का आई भी मैंने बड़ा बना दिया। हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ गोदान, अब ये गोदान एक स्टोरी का नाम है, पुस्तक है, पुस्तक है, ठीक है, तो जी आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। प्रेमचंद के द्वारा, तो ये तो प्रॉपर नाउन है, इसलिए पी और सी दोनों बड़ा बन गया, और ये पुस्तक का नाम तो वो जी बड़ा बन गया आपका, ठीक। फिर सड़क, बाजार, जहाज का नाम लिखने में पहला अक्षर, कभी भी कोई सड़क हो, बाजार हो, जहाज का नाम हो, तो भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। पार्लियामेंट स्ट्रीट, चांदनी चौक, द क्वीन मैरी, ये जहाज का नाम, इनका भी पहला अक्षर कैपिटल लिखना है। भाषाओं के नाम लिखने में पहला अक्षर, ये मैं पहले ही बता दिया, सब्जेक्ट नहीं, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, भाषा का नाम लिखना है तो पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। और पोएट्री की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। अगर आपको पोएम लिखने के लिए आ गई, मैंने कहा 4 लाइन की पोएम लिखो, तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, सभी लाइनों का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल बनेगा। हर लाइन का
जो पहला वो अक्षर है वर्ड का, पहला अक्षर जो लेटर है वो आपको बड़े अक्षर में लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से पूरा समाप्त होता है पूरा पंक्चुएशन टॉपिक। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।